हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। The main aim of crop improvement is to find a crop variety that can give a good yield. तो जो मेन एम है हमारा क्रॉप को इम्प्रूव करने का, जो मेन एम है वो एम ये है कि हम ऐसी वेराइटी बनाएं जो कि क्या करे, बहुत अच्छी ईल्ड दे, जो हमें गुड ईल्ड दे। Next is varieties or strain of crop are selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, product quality and high yield. तो जो वेराइटीज को हम सिलेक्ट करते हैं या फिर स्ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं क्रॉप की और फिर ब्रीड कराया जाता है, तो वो किसके लिए कराया जाता है? यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। अब व्हाट इज ब्रीडिंग? ब्रीडिंग क्या है? Let us understand with the help of an example. चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। चलिए बच्चों, सपोज कीजिए क्रॉप ब्रीडिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट, वन इज हाई यील्डिंग एंड अदर इज डिजीज रेजिस्टेंट। तो सपोज कीजिए हमारे पास दो प्लांट वेराइटीज हैं। एक प्लांट वेराइटीज ऐसी वेराइटी है जिसमें क्या है, हमें बहुत ज्यादा यील्ड मिलेगी, और सेकंड वेराइटी क्या है, सेकंड वेराइटी में यील्ड कम है पर वो डिजीज रेजिस्टेंस है, काफी अच्छी खासी डिजीज रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब हमने क्या कराया है, इसमें क्रॉसिंग कराते हैं, और क्रॉसिंग के बाद हमें क्या मिलेगी, एक नई वेराइटी मिलेगी। अब जो नई वेराइटी हमें मिलने वाली है, उस वेराइटी के अंदर इन दोनों वेराइटी के गुण होंगे। जैसे कि फर्स्ट वाली वेराइटी में क्या था, हाई यील्डिंग थी, सेकंड वाली वेराइटी क्या थी, डिजीज रेजिस्टेंस थी। तो जो न्यू वेराइटी हमने बनाई है उसमें क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा और हाई यील्ड भी होगी। मतलब हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो रहे हैं, हमें हाई यील्ड भी मिल जाएगी और हमारी जो क्रॉप है वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। तो जो नई वाली वेराइटी बन के आई है इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड वेराइटी, इम्प्रूव वेराइटी और हाई यील्डिंग वेराइटी। तो न्यू वेराइटी विद बोथ करेक्टर, तो जो न्यू वेराइटी बन के आई है वो क्या है, बोथ करेक्टर्स हैं। उसके अंदर कौन से करेक्टर्स होंगे, रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड, कॉल्ड हाइब्रिड वेराइटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वेराइटी बोल सकते हैं, इम्प्रूव वेराइटी बोल सकते हैं, या फिर हाई यील्डिंग वेराइटी भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। चलिए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट कौन कौन से हैं। द फर्स्ट मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू काइंड हाइब्रिड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं किसके बीच में, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के बीच में, और उनसे जो प्रोड्यूस होता है, एक न्यू काइंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। मतलब जो न्यू प्लांट बन के आया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरवेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरवेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग होती है किसके बीच में, डिफरेंट वेराइटीज के बीच में। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पास दो राइस की वैरायटी है, एक वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस है, एक वैरायटी हाई यील्ड है, और अब मैंने इसके बीच में क्रॉस करा दिया है। तो जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो इंटर वेराइटियल का ही एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटर स्पेसिफिक बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो होने वाली जो क्रॉसिंग है वो किसके बीच में होने वाली है, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। यहाँ पर क्या होने वाला है, जीनस सेम रहेगा पर स्पीशीज डिफरेंट होगी। अच्छा, अभी आपको स्पीशीज और जीनस के बारे में भी पता नहीं होगा। तो देखिए, सपोज कीजिए मैंने मैंगो का साइंटिफिक नेम बोला, मैंगो का साइंटिफिक नेम बोला मैग्नीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर जो मैग्नीफेरा है वो क्या है, जीनस है, एंड इंडिका इज द स्पीशीज। तो इंटर स्पेसिफिक में क्या होगा, हमारा जो जीनस है वो सेम रहेगा। जैसे कि मैंगो है तो मैंगो में मैग्नीफेरा सेम रहेगा बट द स्पीशीज विल बी डिफरेंट। टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं उसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, हम जो क्रॉस कराने वाले हैं वो डिफरेंट जेनेरा के बीच में कराने वाले हैं। मतलब प्रॉपरली प्लांट ही डिफरेंट है, एक कोई डिफरेंट प्लांट है, एक कोई डिफरेंट प्लांट है, और उन दोनों प्लांट के बीच में हम लोगों को क्रॉसिंग कराना है और उससे हम लोग एक हाइब्रिड प्लांट बना रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टर। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जीएमओज क्या होते हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर हम अपना डिजायर्ड कैरेक्टर जीन को इंसर्ट कराया जाता है। वो किस तरह से कराया जाता है वो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बस समझ लीजिए इसके अंदर हमने क्या कराया है, एक जीन को इंट्रोड्यूस कराया है जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, एक डिजायर कैरेक्टर देगा जो हमें चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। Cultivation practices and crop yields are related to weather, soil quality and availability of water. सभी को पता है कि कल्टीवेट करना है, हमें कुछ उगाना है या फिर कुछ भी हम करने वाले हैं तो सब किस पे डिपेंड करेगा, वेदर पे डिपेंड करता है, सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा कि पानी अवेलेबल है या नहीं है, वेदर कैसा है, सॉइल कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है। अब वेदर कंडीशन में जैसे कि वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रिडिक्टेबल, वेराइटीज दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी वेराइटीज बनानी है जो क्या हो, ड्रॉट में भी मतलब रेजिस्टेंट रहे, फ्लड में भी रेजिस्टेंट रहे। तो हमारा को क्या होगा इससे फायदा कि जो वेराइटीज पहले ड्रॉट के टाइम पर या फ्लड के टाइम पे खराब हो जा रही थी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा था, ईल्ड नहीं मिल रही थी हमें, पर अब जो हमने वेराइटीज बनाई है वो कैसी होंगी, वो इन सिचुएशंस के अंदर भी क्या होंगी, ग्रो कर पाएंगी और हमें ईल्ड भी दे पाएंगी। तो यही हमारा मकसद है क्रॉप को इम्प्रूव कराने के लिए। फैक्टर फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन आर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम अपनी वेराइटी को इम्प्रूव करा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज हायर ईल्ड के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ईल्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैरायटी को इम्प्रूव करा सकते हैं ताकि क्या हो, अब मुझे ईल्ड अच्छी मिलने लगे। पहले जिस प्लांट से मुझे बहुत कम ईल्ड मिल रही थी, ईल्ड का मतलब है जैसे कि सपोज कर लो कि आपके पास एक वीट का प्लांट है, पहले आप एक वीट के प्लांट से 100 सीड मिल रहे थे, पर अब जो मैंने वेरायटी बनाई उससे क्या है, मुझे 100 की बजाय मुझे 200 सीड मिल रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इम्प्रूवमेंट लाया उस वेरायटी के अंदर। तो यही ईल्ड है। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकर। तो इससे क्या करेंगे, हम हायर ईल्ड के अंदर हम ईल्ड को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो इन ईल्ड के लिए हम लोग कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज किसके लिए कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए कर सकते हैं। क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। चलो इम्प्रूव क्वालिटी को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट वीट। तो वीट के अंदर बेकिंग क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब कोई पल्स की मतलब फसल है, पल्स की क्रॉप है, तो उसमें क्या क्या चाहिए हमें कि प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो जाए, उसका प्रोटीन क्वालिटी बढ़ जाए उसकी। ऑयल की है तो क्या है, ऑयल क्वालिटी बढ़ जाए उसकी। और बाकी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रिजर्विंग क्वालिटी बढ़ जाए, ताकि मतलब क्या कर सके हम बहुत टाइम लंबे समय तक हम लोग फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को रखें पर वो क्या हो, खराब ना हो, सड़े ना। तो प्रिजर्विंग क्वालिटी भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव करा सकते हैं वेराइटीज बना बना के। Next is biotic and abiotic resistance. Crop production can go down due to biotic factors. तो कुछ बायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि डिजीज, इंसेक्ट एंड नीमाटोड्स। तो क्या होता है, मेरी क्रॉप है, अब क्रॉप पे कोई डिजीज लग गई या फिर कोई इंसेक्ट ने इन्फेक्ट कर दिया, कोई नीमाटोड आ गया, तो क्या हुआ, क्रॉप खराब हो जाएगी। पर अगर मैंने कोई ऐसी वैरायटी बनाई जिसमें क्या हो, कोई डिजीज रेजिस्टेंस हो जाए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाए या नीमाटोड रेजिस्टेंस हो जाए, तो क्या होगा, मेरी ईल्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा और मेरी वैरायटी भी रेजिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इज एबायोटिक फैक्टर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग ड्रॉट के लिए, सैलिनिटी के लिए, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, ये सभी क्या है, स्ट्रेस है प्लांट के लिए। कि क्या है, अगर सूखा पड़ गया तो प्लांट के पास वाटर नहीं है, तो स्ट्रेस कंडीशन है प्लांट के लिए। सैलिनिटी मतलब कि सॉइल के अंदर क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये भी क्या है, स्ट्रेस है प्लांट के लिए। वाटर लॉगिंग कंडीशन, पानी बहुत ज्यादा है, कभी कभी क्या है, हीट बहुत ज्यादा है, कभी कोल्ड है, कभी फ्रॉस्ट है, ये सब कंडीशन क्या है, स्ट्रेस कंडीशंस में आती हैं। तो इससे क्या होता है, प्लांट की ना ईल्ड कम हो जाती है। तो अगर हम कुछ ऐसी वेराइटीज बना देंगे जिससे क्या हो कि ये सब जो रेजिस्टेंस हो जाए अगर वो इन सभी के लिए, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के लिए, तो क्या होगा, मेरी ईल्ड इंप्रूव रहेगी और मेरी क्रॉप इंप्रूव हो जाएगी। तो वेराइटी रेजिस्टेंस और दीज स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन।
द शॉर्टर द ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिक इज द वेराइटी। तो अगर हमने ऐसी वेराइटी बनाई जिसमें क्या है, हमने ड्यूरेशन को कम कर दिया। कौन सी ड्यूरेशन को कम कर दिया? सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग को। तो इससे क्या फायदा होगा? तो इससे बेनिफिट किसको होगा? फार्मर्स को बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा फार्मर्स को? तो इससे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट और कैन ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर। तो अब क्या है, फार्मर क्या कर सकते हैं, एक साल के अंदर अगर वो 2 बार अपनी क्रॉप को उगा रहे थे, तो अगर हमने ऐसी वैरायटी बनाई जिसका क्या है, ड्यूरेशन हमने कम कर दिया, तो अब वो एक बार में, एक साल में 3 बार या 4 बार भी क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो इससे उनको फायदा होगा। Next is wider adaptability. Developing variety for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental condition. तो हम ऐसी varieties भी बना सकते हैं जो कि क्या है, बहुत different climate के अंदर भी क्या कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं, grow कर सकती हैं। तो ये भी फायदा है कि हम wider adaptability के लिए एक ऐसी crop बनाएं। Next is desirable agronomic कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो क्या है, जैसे कि फोडर क्या होता है? चारा। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर। तो जो हमारा फोडर है उसके लिए हमें कैसी चाहिए होते हैं, कैरेक्टर्स क्या चाहिए होते हैं? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। तो हम इस तरह की क्रॉप भी डेवलप करा सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है, अगर हमें फोडर के लिए बनाना है तो हमें टॉलनेस कैरेक्टर को इंक्रीज कराएं या फिर प्रोफ्यूज ब्रांचिंग कराएं। नेक्स्ट इज सीरियल्स। अब सीरियल्स में क्या चाहिए होता है? ड्राफ्टनेस इज डिजायर इन सीरियल। तो जो सीरियल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमें क्रॉप बहुत बड़ी नहीं चाहिए होती है, हमें छोटी क्रॉप चाहिए होती है। किस लिए? सो दैट लेस न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम बाय दीज क्रॉप। ताकि क्या हो, जो लेस न्यूट्रिएंट जो सॉइल से कंज्यूम करने वाली है क्रॉप, वो कम करे। इसलिए हम लोग ये सब कैरेक्टर्स किसके अंदर है? सीरियल्स के अंदर होते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।